हो गई, ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर। हम लोग जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अरबी आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव रहे, तो उसका आप शायद न ले पाए हो स्क्रीनशॉट, तो आप देख लीजिए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो अरबी जितने भी हमारे अब्बासी खलीफा थे उनके जो इलाके बट गए थे, समानिद, सलारिद, बयाब, जियारिद, तो इसमें समानिद सबसे बड़े पैमाने पर तेज़ी के साथ उभरा और ये बहुत बड़ा क्षेत्र लेके। तो इसमें जो छोटे छोटे समानिदों में जो इनके जो मुखिया हुए, जो जिन्होंने शासक किया है, शुरुआत हुई थी अब्दुल मलिक बुखारा से। 960 से 62 तक इसने अपना शासन किया, मलिक बुखारा ने। और मंसूर ने 962 से 963। अलब्तगीन शासक नहीं बना, हालांकि बुखारा के यही रहता था, उसने अपने पुत्र को बना दिया था, क्योंकि बुखारा का पुत्र मंसूर और अलब्तगीन उनके यहाँ रहता है, तो इसने यामिनी वंश यानी गजनी वंश की नींव रखी थी। अब मंसूर का बेटा, इसके बाद अगला जो शासक बनता है मंसूर का पुत्र है इसहाक, ठीक है। अलब्तगीन के विषय में ये जानना अति आवश्यक है कि अलब्तगीन ने यामिनी वंश की स्थापना की, फिर इसहाक बना, इसहाक के बाद बलक्तगीन, पीराई, सुबुक्तगी, इस्माइल और महमूद गजनबी। ये क्रम है। एक बार इनकी घटनाएं देखते हैं। पीराई के समय भारत पर भी आक्रमण हुआ है। सुबुक्तगीन क्या है? महमूद गजनबी का पिता है सुबुक्तगीन, ठीक है। 977 से 997 तक राज किया। 97 से 98 के दौरान इसका जो भाई है इस्माइल रहा महमूद गजनबी का, और 98 से 99 महमूद गजनबी ने शासन किया है। तो उस प्रकार के एक शासक देख सकते हैं आप। महमूद गजनबी के विषय में हम जानना चाहें तो 1 नवंबर 971 को इसका जन्म हुआ, और पिता का नाम सुबुक्तगीन, माता जुबलिस्तान की कन्या है। उपाधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुल्तान ए आजम। पूरी दुनिया में पहली ऐसी उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति बना सुल्तान ए आजम, है ना। प्रथम शासक है जिसने सुल्तान ए आजम उपाधि धारण की। अमीर महमूद सिक्कों पे मिला है। इस्लाम का नायक, बुत सिकन, मूर्तियों को नाश करने वाला, मूर्ति भंजक भी कहते हैं, मूर्तियां तोड़ देने वाला, है ना, ठीक है। और गाजी की उपाधि धारण करने वाला है, विधर्मियों का नाश करने वाला। अब्दमेक्तम मोहम्मदम अवतारम, ये सिक्के पे लिखा मिला है, इसके पे अब्दमेक्तम मोहम्मद अवतारम, अब मोहम्मद का अवतार हो गया है, मैं मोहम्मद का अवतार हूँ। आमीन उद्दौला, ये आमीन उद्दौला और यामीन उल मिल्लत, ये दोनों उपाधि इसे खलीफा ने दी थी। खलीफा कौन थे? खलीफा याद रखने हैं इसको, इसके पहले अर्थ समझ लो। दाहिनी भुजा होता है आमीन उद्दौला, और यामीन उल मिल्ला का अर्थ होता है धर्म का रक्षक। अल कादिर बिल्ला इस समय के खलीफा हैं, अल कादिर बिल्ला, उन्होंने ये उपाधि दी थी। जब ये उपाधि इसको दी गई गजनबी को, तो गजनबी के मन में पूर्णतः आ गया कि, और कसम खा लेता है कि अब मैं प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करूँगा, भारत पर आक्रमण करूँगा। देखो, इसने ऐसा किताबों में हम लोग पढ़ते हैं कि इसने 17 बार आक्रमण किया है। ये बात कौन कहता है? इलियट कह रहे हैं, इलियट, ठीक है। अभी पढ़ते हैं जल्दी ही, चलो देख लेते हैं एक बार। गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 1000 से लेकर 1027 के दौरान। ये हेनरी इलियट ने कहा है। महमूद गजनबी का उद्देश्य धर्म प्रचार नहीं बल्कि धन लूटना था, ये जाफर ने कहा है ना। महमूद के आक्रमणों को धर्म युद्ध कहना एक बुनियादी भूल है, क्योंकि उसका धर्म युद्ध नहीं है, एक मात्र लूटपाट है। ये इरफान हबीब के शब्द हैं। और उसने हिंदू राजाओं को तो तंग किया ही किया, लेकिन उसने भूमध्य रेखा यानी भूमध्य सागरीय जितने भी छोटे छोटे ख्वारिज्म के शासक वगैरह थे उनको भी नहीं छोड़ा, ये नाजिम ने कहा है। और गजनी के आक्रमण जिहाद थे, उतबी ने कहा है। उतबी इसका दरबारी इतिहासकार है, याद रखिएगा। देखो, ये सीन में जो दिखा रहा हूँ, ये नालंदा के समय का सीन है, जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको तोड़ने के विषय में है। आग लगा देगा, अभी देख लेंगे, है ना, उसी को तोड़ा, उसको लूटपाट का सीन भी है। चलो आगे चलते हैं एक बार, और आगे देखते हैं कि महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी। देखो, भारत में राजनीतिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। राजा एक दूसरे की बातों को मानते नहीं थे, एक दूसरे पे हमेशा प्लानिंग, मारपीट की ही सोच रहे थे, और अलग थलग रहते थे। उन्हें कोई दुनिया से, आस पड़ोस के आक्रमणों से कोई मतलब नहीं। देखो, मुल्तान और सिंध में मुस्लिम राज्य चल रहा था, है ना। और क्या, लोहार वंश है, वहीं पे चल रहा है लोहार वंश, वो अपना अलग रहते हैं, सिंध वाले अलग रहते हैं। उदयभानपुर में हिंदुशाही जयपाल राज्य कर रहा था। कश्मीर में यस्कर वंश, लोहार वंश, कन्नौज में गहड़वाल, दिल्ली में तोमर,
और नीचे की तरफ चलें तो दक्षिण में चंद्रवंश, राष्ट्रकूटी वंश, राष्ट्रकूट हैं, मालवा में परमार हैं, बुंदेलखंड में सीधे सीधे चंदेल रहते हैं, गुजरात में चालुक्य या सोलंकी ये प्रतिहार वंश है, और दक्षिण में चोल वंश है, राजेंद्र चोल राज कर रहे हैं। ये सब उस समय की घटनाओं को हम देखें। आर्थिक स्थिति कैसी है? भूमि बहुत उपजाऊ है, आर्थिक दृष्टि से भारत बहुत संपन्न है। सारा जो पैसा है मंदिरों में या छोटे छोटे संस्थानों में हमने छुपा के रखा हुआ है, संचित करके रखा है। मूर्तियाँ कई बेहतरीन अयस्कों से निर्मित हैं, ठीक है। और अल-बरूनी ने तो यह भी कह दिया कि हिंदुओं का यह विश्वास है कि भारत के समान कोई विश्व में देश नहीं है और उनके राजा के समान कोई राजा भी नहीं है। अल-बरूनी के ये शब्द हैं, याद रखना है आपको अल-बरूनी के विषय में। चलिए, सामाजिक स्थिति कैसी है? समाज के बारे में बताया गया है कि समाज में एकता का अभाव है, जाति प्रथा कूट कूट कर भरी गई है, वर्ण व्यवस्था तेजी से काम कर रही है ना, वर्ण व्यवस्था का काम चल रहा है। वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति तेजी के साथ चल रही है। और देखो, स्त्रियों की जो दशा है वो दयनीय बनी हुई है, कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित है। उसके बाद 8 और अंत्यज टाइप की छोटी छोटी 8 जातियाँ, जैसे कि धोबी, नाविक, मोची, मछुआरे, जुलाहे, डलिया बनाने वाले और बहेलिया, जादूगर, ये सब 8 जो है छोटे छोटे अंत्यज वर्ग हैं। 4 और उनसे भी छोटे छोटे अंत्यजों से भी नीचे हैं, जैसे हाड़ी, बढ़ात, डोम और चंडाल, 4 और रहते हैं, ठीक है। धार्मिक स्थिति कैसी है? धर्म अवनति की ओर है, क्योंकि हिंदू धर्म भी अवनति की ओर चल रहा है, बौद्धों की भी अवनति चल रही है। उसी समय जैन जो दक्षिण भारत में थे या वैष्णव थे वो भी अवनति की ओर चल रहे हैं। मंदिरों में देवदासी प्रथा चल रही है, मठ विलासता के केंद्र बन गए हैं, मठों में विलासता, भोग विलास की चीज़ें चल रही हैं। तो ये हमारी उस समय की स्थिति का अगर बखान करें तो ठीक नहीं है। सुरापान, मांस प्रयोग, व्यभिचारी, वाम मार्गी हो गए हैं। जो नीलपत्र समुदाय के व्यक्ति तो खुले में मैथुन करते हैं, है ना, महिलाओं के साथ में खुले में अपने नग्न अवस्था में भागते रहते हैं। वैश्लव शिथिल पड़ गया है। चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमणों को मैंने क्रम से सजाया है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पेज है, आप इसको ध्यान रखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि इससे हाल ही की टीजीटी पीजीटी परीक्षा में 2 प्रश्नों का समावेशन था। पीजीटी में तो 2-3 थे, टीजीटी में भी 2 थे। और छोटी छोटी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि उस समय पंजाब पे आक्रमण करते समय गजनवी के पंजाब आक्रमण पर वहाँ का गवर्नर कौन था, वहाँ का मुखिया कौन बना बैठा था, कन्नौज पे आक्रमण के समय कौन था, आप थानेसर में कौन था, थानेसर में किस मंदिर को लूटा, अच्छा ये जो ज्वाला देवी मंदिर कब लूटा, बुलंदशहर, बरन, अलीगढ़ की कोल, यानी कि ये जो मंदिर है अलीगढ़ में, जिसको कहते हैं, मंदिर का नाम है, अलीगढ़ का भी याद आ जाएगा, बता दूंगा, अलीगढ़ में खेरेश्वर मंदिर, खेरेश्वर मंदिर को लूटा। उसके बाद हाथरस के पास में लूटपाट की, फिर सीधा मथुरा पहुंचा, मथुरा वृंदावन को लूटा, फिर कन्नौज की तरफ को आगे बढ़ता है। तो ये कौन से सन की घटना है, कौन से नंबर का आक्रमण है? 12वें नंबर का आक्रमण है, 1018 की घटना है, बोर्ड में देख लो। चलो देखते हैं एक बार। 1000 में बेहिंद हिंदुशाही राजा को, जयपाल को हराया। 1 में जयपाल को पेशावर में हराया, है ना, पेशावर, ठीक है, पेशावर में हराया। इसके बाद बहरा में बाजीराव को हराया। मुल्तान पे सिया करमाथियों को हरा दिया। मुल्तान में ही फिर 1006 में आक्रमण कर दिया। पंजाब के आनंदपाल को 1008 में हराया। 1010 में नगरकोट के ज्वाला देवी मंदिर को लूटा। तलवाड़ी के युद्ध में हिंदुशाही राजा शासकों को हरा दिया। नंदन त्रिनोथल पाल को हरा दिया। चक्रेश्वर मंदिर को 1014 में 10वां आक्रमण है, चक्रस्वामी, ठीक है। और बरन 1018 में 12वें आक्रमण कर दिया। कश्मीर के लुकटक दुर्ग को जीतने में असफल रहा। कलिंजर का दुर्ग को विद्याधर चंदेल को हरा दी, उससे संधि कर लेता, हारा नहीं था। 1019 में, 1020 में लाहौर के त्रिलोचन पाल को हरा दिया। 1022 में पंजाब जीता और उसको अपनी गजनी में मिला लिया। 1025 में सोमनाथ यानी गुजरात में भीमदेव प्रथम, उन्होंने आक्रमण नहीं किया, वो तो भागी गए और पूरे सोमनाथ को लूटा। सबसे बड़ी लूट थी। जिस प्रकार यहाँ तक की सबसे बड़ी लूट नगरकोट थी, इस प्रकार यहाँ तक की सबसे बड़ी लूट सोमनाथ मंदिर थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा लूटपाट हुई। रास्ते में माल ले जाते समय उसे खोखरों ने, जाटों ने बड़ा परेशान किया। तो जाटों को दंडित करने के लिए 1027 में पुनः आया और उसने 1027 में आकर फिर जाटों को दंडित किया और 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु। एक चीज़ याद रखनी है, 1018 के आक्रमण के दौरान वो अपने साथ में भारत में कुछ लोगों को लेके आया था। चलिए देखते हैं एक बार, है ना, कौन कौनों को किस किस को लेके आता है। इसके साथ में इसका जो इतिहासकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अल-बरूनी को लेके आता है। तो अल-बरूनी भारत आता है इसके साथ और उसने भारत में आकर के वो धूम मचा दी कि विभिन्न प्रकार के
एक इसके 3 किताबें हैं बड़ी महत्वपूर्ण, उन किताबों को पढ़ना बड़ा आवश्यक है। कि सबसे ज़्यादा किताब उल हिंद है ना, किताब उल हिंद को जरूर याद रखना है आपको कि किताब उल हिंद की रचना उसी समय की गई है और उसमें उसने उल्लेख किया था, किताब उल हिंद में ही उल्लेख है कि भारत में ऐसे ऐसे करके ये सब जातियों का समावेशन है और बहुत सारी बातें। इसी का अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने, अंग्रेजी में एडवर्ड सचाऊ ने किया है, याद रखिएगा एक बार। 80 अध्याय हैं उसके। तो किताबुल हिंद की रचना की है, किताबुल सैदना की रचना की गई है, मिल मकाला इबोल्का की रचना की गई है, याद रखिएगा, है ना, मिल मकाला की रचना की गई है। तो 3 किताबें महत्वपूर्ण लिखी गई। आगे चलते हैं एक बार। अब हम लोग आगे के हमारे टॉपिक जो रहेंगे, मैं एक और महत्वपूर्ण एक और क्लास लेकर के मैं एक और क्लास के साथ में उपस्थित हो जाऊँगा मोहम्मद गौरी को लेकर। उसके बाद हम एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आपसे फिर अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें। और मैं बहुत जल्द चौहानों के बारे में और गौरी, है ना, शहाबुद्दीन गौरी के विषय में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण 3 वीडियो के साथ में हम जो प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत से पहले के जो काल हैं, जो वंश हैं, उनकी एक वास्तविक पृष्ठभूमि समझेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।